अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में पिछले 5 सालों में कई बार गिरावटें दर्ज की गई। इस गिरावट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए थी, मगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बम्पर टैक्स लगाया। टैक्स पर टैक्स लगाया, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही कम हुई हो, मगर इसका फायदा हमको और आपको, आम जनता को नहीं मिला। अगर 5 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सरकार ने कभी कम भी किया है तो वो तभी कम किया है जब आसपास कोई चुनाव था। एक तरह आप कह भी सकते हैं कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का इस्तेमाल जन कल्याण के इरादे के तहत नहीं किया, बल्कि किसी व्यापार के तहत किया है, जिसका मकसद तो यही दिखता है कि भले ही जनता पर बोझ पड़े, भले ही जनता की महंगाई से कमर टूट जाए, मगर सरकार का खजाना बढ़ता रहे। इस व्यापार का नतीजा ये निकला है कि पिछले 5 साल में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा करके जनता की करीब 36 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वसूली की है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय यानी भारत सरकार ने सांसद के पटल पर यह आंकड़ा पेश किया है कि वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर के मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही, यानी जो अप्रैल और जून में खत्म हो जाती है, अप्रैल और जून तक के चलती है, तब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के जरिए राज्य सरकार ने करीब 36 लाख करोड़ की ज्यादा की वसूली की है। 36 लाख करोड़ कम पैसे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। अनुमान लगाएं और इसकी तुलना समझिए। केंद्र सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए जो बजट था वो तकरीबन 30 लाख करोड़ के आसपास का था। मतलब जो खर्चे का अनुमान था, यानी ये भी कहा जा सकता है कि पिछले 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से जितना वसूल किया है वो 140 करोड़ की आबादी के लिए पेश किए गए पिछले 5 साल में करीब 1 साल के बजट के खर्चे के बराबर है। इसे ऐसा भी समझिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सरकार हर किसान को साल भर में 6,000 रुपए देने का वादा करती है। इसके तहत साल 2024 के बजट में 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। मोटा मोटी अगर इसका अनुमान के हिसाब से चले तो 5 साल में सरकार मुश्किल से 3 से 4 करोड़ के आसपास इस योजना के तहत खर्च करेगी। यानी सरकार किसानों की जेब में किसान सम्मान निधि के तहत जितना पैसा डाल रही है उससे कहीं ज्यादा तो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से वसूल ले रही है। मतलब नागरिक होने के नाते इस बहकावे में कभी मत आइएगा कि सरकार ने आपकी आर्थिक मदद की है। सरकार आपकी माए बाप है और आपकी जेब में कुछ पैसे डाल रही है, बल्कि सरकार से आप स्पष्ट पूछिए कि उसने आपकी जेब में से जितना पैसा लिया उसका क्या हो रहा है, वो कहां पर खर्च हो रहा है। सवाल ये उठता है कि राज्य और केंद्र सरकार को इतना पैसा टैक्स के जरिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मिला कैसे। इसको भी थोड़ा समझिए। किसी भी धंधे में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है और खरीदा जाता है उसकी कीमत में प्रोडक्ट की लागत होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, वो जो सरकार को टैक्स देती है वो होता है, और प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा होता है। और अनुमान यही होता है कि जो टैक्स होता है वो प्रोडक्ट की लागत और प्रॉफिट मार्जिन से कम होता है। मगर पेट्रोल और डीजल की दुनिया बड़ी अनूठी है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और कुछ नए नियम लागू हुए। अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस के पूरे कंपोनेंट के पूरे तख्त को खोल दिया जाए तो ये दिखता है कि टैक्स उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस कीमत से हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं उस कीमत के 4 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, 4 उसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है डीलर प्राइस, वो कीमत जिस पर डीलर और मार्केटिंग कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या किसी भी प्राइवेट कंपनी से पेट्रोल या डीजल खरीदता है। इस कीमत में पेट्रोल और डीजल की उत्पादन की लागत शामिल होती है, पेट्रोल और डीजल को पेट्रोल पंप तक ले जाने की लागत शामिल होती है, और कंपनी को बेच रही है जिसने खरीदा है दूसरे देशों से कि प्रॉफिट मार्जिन शामिल होता है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल का प्राइस दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। चौथा डीलर का कमीशन होता है। इन चारों कंपोनेंट को मिला करके डीजल और पेट्रोल की कीमतें तय हो जाती है, और यही चारों कंपोनेंट मिलते हैं तो 1 लीटर प्रति लीटर 1 लीटर के हिसाब से तेल की कीमत होती है जो हम भुगतान करते हैं। क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतों का तकरीबन 85% का कच्चा तेल दूसरे देश से इंपोर्ट करता है,
इसीलिए आप समझ ही सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल प्राइस का सबसे वेरिएबल जो कंपोनेंट है वो डीलर के प्राइस का होता है, मतलब कीमत का वो हिस्सा जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी की वो लागत भी शामिल होती है, जो लागत वो दूसरे देश से तेल ला करके, मतलब तेल को डीलर के बेचने से जुड़ी हुई होती है। मतलब अगर कच्चे तेल की कीमत ऊपर बढ़ेगी तो डीजल और पेट्रोल की कीमत ऊपर जाएगी, और अगर कच्चे तेल की कीमत नीचे आएगी तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आएगी। इसी तरह से अब डीलर प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनी कच्चे तेल की कीमत जिस तरह से बढ़ेगी उस तरह से वो अपनी कीमत को निर्धारित करेगी, और उसी तरह से जो डीलर प्राइस की कीमत है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि डीलर वहीं से खरीद रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने डी कंट्रोल की नीति अपनाई, जिसका मतलब यह है कि तेल कंपनियां तय करेगी कि उन्हें उपभोक्ताओं से कितनी कीमत वसूल करनी है। सरकार की इसमें कोई भागीदारी नहीं होगी। इसका मतलब यह होना चाहिए जैसे ही कच्चे तेल की कीमत नीचे गिरी तो उपभोक्ताओं से कम कीमत वसूली जाए, और जैसे ही कच्चे तेल की कीमत ऊपर चढ़े उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूली जाए। डी कंट्रोल की नीति यही होगी कि सरकार का उस पर कंट्रोल खत्म हो गया। सिद्धांतिक तौर पर यह होना चाहिए था, लेकिन यह होता नहीं। जो होता है वो यही है कि सरकार के पास टैक्स लगाने का अधिकार है। अच्छी बात है, सरकार के पास होना चाहिए, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के पास होना चाहिए, और सरकार जनता को ध्यान में करके नहीं बल्कि अपनी जेब को ध्यान में रख के पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाती है। यह गलत बात है। इसलिए भले ही तेल की कीमत बहुत अधिक कम क्यों ना हो, मगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले अपने टैक्स को कम नहीं करती है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कभी भी कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर बढ़ती और कम नहीं होती है। ये बल्कि सरकार के जरिए लगाए गए टैक्स के आधार पर बढ़ती और कम होती हुई नजर आती है। और जहां टैक्स का खेल है तो आप ये ऐसे समझिए कि मई 2014 में, मतलब नरेंद्र मोदी के आगमन के समय, जब वो प्रधानमंत्री भारत के पहली बार बने, पेट्रोल की कीमतों में डीलर प्राइस का हिस्सा 47 रुपए का था, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का 10 रुपए था, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा 11 रुपए था, और डीलर कमीशन 2 रुपए था। अब यही मई 2020 में डीलर प्राइस का हिस्सा, मतलब कि तेल की कीमत से बना हिस्सा 22 रुपए का हो गया। यानी कि तेल की कीमत कम हुई थी, इसलिए डीलर प्राइस कम करके 22 रुपए हो गया। इस आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होनी चाहिए, क्योंकि डी कंट्रोल की नीति भी चल रही है। मगर सरकार ने टैक्स कम नहीं किया। केंद्र सरकार ने 32 रुपए टैक्स वसूला, राज्य सरकार ने 17 रुपए टैक्स वसूला। मतलब जब तेल की कीमत कम हुई तो सरकार ने अपना टैक्स बढ़ा करके जनता से पैसा वसूला। मौजूदा वक्त में हाल यही है। फिलहाल का तो हाल है कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए प्रति लीटर मिल रही है। इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार की जो वैट है, जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है, उसको अगर हम हटा दें तो जो डीलर है, डीलर की जो प्राइस है 55 रुपए प्रति लीटर में उस पेट्रोल में मिल जाता है, और उसके ऊपर जो भी लग रहा है वो एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और राज्य सरकार द्वारा वैट की हिस्सेदारी है। 36 रुपए जो केवल इसी से बढ़ जा रहा है। इस तरह से पेट्रोल की कीमत 94 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वसूली जाने वाली टैक्स की हिस्सेदारी 37% के आसपास है। अब सोच करके देखिए, और दिल्ली में जो डीजल है उसकी कीमत में जो हिस्सेदारी 32% के आसपास है, एक समय तो ये 50% के आसपास पहुंच गई थी। इस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सरकार का टैक्स का धंधा चल रहा है, और सरकार टैक्स की कमाई कर रही है, सरकार का खजाना बढ़ रहा है। लोगों को यह पलटकर पूछना चाहिए कि ठीक है, आप संप्रभुता है, आप टैक्स ले सकते हैं और आप अधिकार मिला है क्योंकि हमने आपको चुनकर भेजा है, मगर हम ही आपसे सवाल पूछते हैं कि ये कमाई जा कहां रही है। इतनी बड़ी रकम को हर साल लोगों से वसूल कर सरकार ने अपनी जेब में भरती है, तो इस रकम का इस्तेमाल कहां करती है। आर्थिक जानकारों से भी अपनी राय रखते हुए ये बात बार बार कह रहे हैं कि सरकार को अगर टैक्स लगाने का हक है तो उसकी ये बताने की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन पैसों को खर्च कहां कर रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार अपनी ताकत का गलत फायदा उठाए, जो उसको वैधता मिली हुई है उसका गलत फायदा उठाए और टैक्स पर टैक्स लगाती जाए,
और जनता के सामने हिसाब भी ना दे। इतनी बड़ी राशि इकट्ठा की जा रही है तो ये जा कहां पर रही है, ये हिसाब किताब तो जनता को पूछना ही चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि पेट्रोल और डीजल को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भीतर नहीं रखा गया है। मतलब पेट्रोल और डीजल पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अलावा पहले से जो तयशुदा टैक्स के स्लैब होते हैं उसके तहत टैक्स नहीं लग सकता है। पेट्रोल और डीजल पर सरकार को जब जैसा लगता है उस तरह से टैक्स घटाती है, बढ़ाती है। और जानकार कहते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भीतर रखा जाएगा तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी, सरकार की कमाई करने की आजादी चली जाएगी। ये आजादी चली जाएगी कि वो पेट्रोल और डीजल पर मनमाना एक्साइज लगा करके कमाई करती रहे। तो राज्य सरकार इसका विरोध क्यों नहीं करती है, सवाल यह भी उठता है। तो राज्य सरकार इसका विरोध इसलिए नहीं करती है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो वैल्यू एडेड टैक्स का चिट लगाया जाता है वो कच्चे तेल की कीमत, डीलर के कमीशन और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तीनों को जोड़ने के बाद जो राशि आती है उन पर लगता है। यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जितनी अधिक होगी, राज्य सरकार को पेट्रोल पर अधिक राजस्व मिलेगा, उसकी कमाई अधिक होगी, इसलिए राज्य सरकार इसका विरोध नहीं करती। अब इसकी बात करते हैं आखिरकार इसका असर क्या पड़ेगा। तो एक बात तो सिंपल और साधारण सी समझ में आती है कि वो ये है कि पेट्रोल और डीजल की जब कीमत बढ़ी यानी महंगाई बढ़ी, पेट्रोल और डीजल पर ही पूरा यातायात जुड़ा हुआ है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल और डीजल से जुड़ा हुआ है, यानी कि सामानों की अपने आप कीमतें बढ़ जाएगी। मतलब जो पूरा अर्थव्यवस्था जो है उसका पूरा आधार यही पेट्रोल और डीजल पर है। तो जब इसकी कीमत बढ़ रही है तो सामान और सेवाओं की कीमत अपने आप स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाएगी। और तब इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ेगा जिसकी जेब में पहले से ही कम पैसे है, जो अमीर नहीं है। और ये आबादी कितनी है, वो आबादी भारत की तकरीबन 90% आबादी है जो तकरीबन 8,000-9,000 रुपए से कम में जीती है। तो उस पर यह खर्चा बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है जो पेट्रोल पर टैक्स वसूलने की नीति है सरकार की और डीजल पर टैक्स वसूलने की नीति है सरकार की, वो स्वाभाविक तौर से भारत में महंगाई को जन्म दे रही है। और ये भी देख लीजिए जो कॉर्पोरेट घराने हैं 2019 के बाद रिपोर्ट ये आ रही है इस तरीके से जो टैक्स की नीतियां बनाई है, जो टैक्स दर घटाया गया है उसकी वजह से तकरीबन 3 लाख रुपए की उन्हें छूट मिल गई है। मतलब वो आबादी जिसके पास खूब पैसा है, जो आर्थिक असमानता को जन्म दे रही है, जो बंपर कमाई कर रही है, जो भारत की 5 से 10% आबादी है जिसके पास अभूत पैसा है, उसे सरकार ने इस तरीके की नीति बना रही है कि उससे कम टैक्स वसूला जाए और उससे सरकारी खजाने में कम पैसा आ रहा है। और वो आबादी जो 90% है, जो अपने बहुत कम पैसे पर अपना जीवन गुजारा करती है, और अगर उस पर महंगाई पड़ती है तो सबसे ज्यादा उस पर असर पड़ेगा। तो पेट्रोल और डीजल की नीतियां ऐसी बन रही है कि उस पर ज्यादा असर पड़ रहा है। यह बताता है कि हमारी जो मौजूदा वक्त की सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो जनता की सेंट्रिक, वो बहुत बड़ी आबादी को लेकर चलने वाली नीतियां नहीं बना रही है। और यही वजह है कि आर्थिक समानता जैसी चीजें बढ़ती जा रही है, महंगाई भी है, और इतना पैसा लेने के बाद पैसा गया कहां इसका हिसाब किताब भी नहीं मिल रहा है। कम से कम यह बता दे कि कौन सी योजना चली, किस तरह की फैक्ट्रियां लगी, फैक्ट्रियां भी नहीं लगी, प्राइवेटाइजेशन हो गया, यानी कि रोजगार भी उत्पादित नहीं हो रहा है। तो ये सारा जो असर है आप इसे देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।